मुद्दा गंभीर है, हमारे आपके दोनों के अस्तित्व का सवाल है। यहाँ देश पर संकट है विश्वासघात का। देश के विश्वास में विष का वास घोल दिया गया। चंदा लो धंधा दो का दंश, धमकी दो और चंदा लो का दंश, गला घोटो राज करो का दंश। कंपनी एक्ट का सेक्शन 182 कि कोई भी कंपनी अपने एवरेज 3 साल के मुनाफे का 7.5% से ज्यादा चंदा नहीं दे सकती, उसको अमेंड किया गया है कि बहुत सारी शेल कंपनियां बन जाएगी जो काला कारनामे करेगी और काले कारनामे को छुपाने के लिए ये गुप्त चंदा देगी, कि वो जो प्रतिपक्षी दलों को जिन कंपनियों ने चंदा दिया था उन पर छापे पड़े। उन सारे संकट के बीच में कुछ बड़े मुद्दे उभर करके आए हैं और उन मुद्दों पर आज हमारे राष्ट्रीय प्रवक्ता जी आपको संबोधित करेंगे। हमारे बीच में अनिल यादव जी हैं, प्रदेश के महासचिव संगठन है, वाइस चेयरमैन हमारे मनीष सिंघवी जी हैं, प्रवक्ता अंशु अवस्थी जी हैं, प्रवक्ता प्रियंका गुप्ता जी हैं और सचिन रावत जी हैं। इन सभी का यहाँ स्वागत है मंच पर। मित्रों, आप सबका भी स्वागत है। मुद्दा गंभीर है, हमारे आपके दोनों के अस्तित्व का सवाल है। लोकतंत्र नहीं रहेगा तो न हम रहेंगे न आप रहेंगे, इसलिए मैं आप लोगों से मदद की और सहयोग की अपेक्षा करता हूं और आदरणीय हमारे राष्ट्रीय प्रवक्ता अभय दुबे जी से प्रार्थना करता हूं, कृपया संबोधित करें। श्री अभय दुबे जी। नमस्कार पत्रकार साथियों, आज मैं आप लोगों के बीच में आकर अभिभूत हूं और हमारी इस पत्रकार वार्ता में कांग्रेस पार्टी के उत्तर प्रदेश के संगठन के प्रभारी अनिल यादव जी, उत्तर प्रदेश कम्युनिकेशन डिपार्टमेंट के प्रमुख सीपी राय साहब, अंशु अवस्थी जी, मनीष सिंघवी जी, प्रियंका गुप्ता जी, सचिन रावत जी। जैसा राय साहब ने बताया कि विश्वास का संकट, यहाँ देश पर संकट है विश्वासघात का। देश के विश्वास में विष का वास घोल दिया गया है। संस्कृत में कहते हैं ना, किंचित न शाश्वतम, हमेशा सब कुछ नहीं रहता है। भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने आजाद भारत के इतिहास का सबसे बड़ा घोटाला हिंदुस्तान को दिया। यह एक ऐसा दंश है भारत के प्रजातंत्र के दामन पर कि समूचे प्रजातंत्री व्यवस्था को आज संकट में डाल दिया गया। 3 तरह के अस्त्रों से भारत के प्रजातंत्र पर प्रहार भारतीय जनता पार्टी ने किया। एक है चंदा लो धंधा दो का दंश, एक है धमकी दो और चंदा लो का दंश, और तीसरा है गला घोटो राज करो का दंश। आपको जानकर आश्चर्य होगा कि ये जो हजारों करोड़ रुपए की लूट भारत में चंदे के नाम पर की गई है, इसका न सिर्फ कांग्रेस पार्टी ने मुखरता से विरोध किया था, मगर भारत की 2 प्रतिष्ठित संस्थाएं भारत सरकार की, जिन्होंने सबसे पहले इसका विरोध दर्ज कराया। जब ये इलेक्टोरल बॉन्ड की स्कीम फाइनेंस बिल के रूप में लाई जाने वाली थी, उसका कारण ये था कि राज्यसभा में इनके पास बहुमत नहीं था, तो ये चाहते थे कि एक सदन को बाईपास करके एक ही सदन में इस भ्रष्टाचार की बुनियाद को रखा जाए। तो जब इसका ड्राफ्ट सर्कुलेट किया तो सबसे पहली आपत्ति रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया ने ली, दूसरी आपत्ति ली इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया ने। 14 मई 2017 को इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया ने एक पत्र लिखकर भारत की सरकार को आगाह किया
दूसरा पत्र रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया ने 14 और 17 सितंबर को भारत की सरकार को लिखा। रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया ने लिखा कि ये इलेक्टोरल बॉन्ड की योजना नहीं लाई जानी चाहिए क्योंकि ये रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया के सेक्शन 31 का सीधा सीधा वायलेशन है। समानांतर रूप से कोई बेरर बॉन्ड या पैरेलल करेंसी चलाने का अधिकार किसी को नहीं है। ये एक समानांतर करेंसी के रूप में आप इस बॉन्ड को ला रहे हैं। उन्होंने आगाह किया था कि ये सीधा सीधा मनी लॉन्ड्रिंग एक्ट का भी वायलेशन है। इसके बाद चुनाव आयोग ने मिनिस्ट्री ऑफ लॉ एंड जस्टिस को लिखा। उन्होंने कहा कि ये जो इलेक्टोरल बॉन्ड की स्कीम है ये बहुत घातक सिद्ध होने वाली है क्योंकि इसमें भारत की सरकार कंपनी एक्ट में परिवर्तन कर रही है, भारत की सरकार रिप्रेजेंटेशन ऑफ पीपल एक्ट में परिवर्तन कर रही है, भारत की सरकार इसमें इनकम टैक्स एक्ट में परिवर्तन कर रही है। चुनाव आयोग ने यह लिखा कि भारत में जो व्यवस्था प्रचलित थी कंपनी एक्ट का सेक्शन 182, उस सेक्शन 182 का सबसेक्शन 1 ये कहता है कि कोई भी कंपनी अपने एवरेज 3 साल के मुनाफे का 7.5% से ज्यादा चंदा नहीं दे सकती। उसको अमेंड किया गया है। फिर चुनाव आयोग ने दूसरा मुद्दा उठाया कि इनकम टैक्स एक्ट का सेक्शन 13A ये कहता है कि हर हाल में जो प्रजातंत्र के तहत संस्थाएं एफिलिएटेड है चुनाव आयोग को, उनकी अनिवार्यता है कि उनको किस कंपनी ने कितना चंदा दिया है इसका ब्यौरा इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया को देना होता है। वो आप अमेंड कर रहे हैं सेक्शन 29C को। तो चुनाव आयोग में जो जानकारी देनी है उसको भी छुपाने की बात इसमें कही गई है। और इनकम टैक्स एक्ट के सेक्शन 13A जिससे कि इनको एग्जम्पशन मिलता है इस चंदा देने के बाद, उनकी कमाई में टैक्स से छूट मिलती है, उसको भी छुपाया जा रहा है। और उन्होंने क्या संदेह जारी किए थे? उन्होंने संदेह ये व्यक्त किए थे कि इसमें, और ये बात रिकॉर्ड पर है उनकी चिट्ठी में, कि बहुत सारी शेल कंपनियां बन जाएगी जो काला कारनामे करेगी और काले कारनामे को छुपाने के लिए ये गुप्त चंदा देगी, क्योंकि उस बॉन्ड पर किसी कंपनी का कोई उल्लेख नहीं होगा। इतना ही नहीं, उसमें ये तक संशोधन कर दिया कि किसी भी राजनीतिक दल को उस चंदे का कोई रिकॉर्ड रखने की आवश्यकता नहीं है। अर्थात किस कंपनी ने कितना चंदा दिया ये भी राजनीतिक दल अपने पास कोई रिकॉर्ड नहीं रखे। ये बात आरबीआई और इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया ने लिखित रूप में मई और सितंबर 2017 में दी थी, क्योंकि ये बात का ड्राफ्ट किसी राजनीतिक दल के पहले उन लोगों से सुझाव चाहे गए। फिर कांग्रेस पार्टी ने इस पर अपनी आपत्ति दर्ज कराई कि ये सफेद पैसे काले कारनामे के लिए प्रयुक्त किए जाएंगे, और उसकी आशंका आज सही साबित हुई जब 15 फरवरी को सर्वोच्च अदालत ने इन इलेक्टोरल बॉन्ड को असंवैधानिक घोषित कर दिया। 6 मार्च की तारीख तय की गई कि एसबीआई इसकी जानकारी सर्वोच्च अदालत में दे, इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया को दे और इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया अपनी वेबसाइट पर डाले। मगर आपको जानकर आश्चर्य होगा कि 15 फरवरी के उस आदेश की जो समय सीमा समाप्त होने वाली थी उसके 2 दिन पहले एसबीआई सर्वोच्च अदालत जाता है और कहता है कि हमको जून के अंत का वक्त दीजिए, क्योंकि हम जो अल्फा न्यूमरिक उसके नंबर्स हैं, जो कोड्स हैं, वो 2 अलग अलग साइलों में हैं और उन 22,000 से अधिक जानकारियों को हमको मिलाना है, एक दूसरे से मैच करना है। सर्वोच्च अदालत ने पूछा कि इतने दिनों क्या काम किया, वो आप रख दीजिए। नहीं रखा गया। मगर दुख इस बात का है कि मोदी सरकार इस स्तर तक गिर गई
कि उसने भारत के उद्योग जगत की संस्थाएं, फिक्की को, सीआईआई को, इनको भी उपयोग किया और इनके वकीलों को सर्वोच्च अदालत में खड़ा किया, जबकि उनका केस लिस्ट नहीं हुआ था। ये आजाद भारत के इतिहास में ऐसी पहली घटना है कि जब केस लिस्ट नहीं है तो भी उनके वकीलों से आर्ग्यूमेंट करा रहे हैं ताकि कोर्ट को डिस्ट्रैक्ट किया जा सके और ये जानकारी जनता के बीच ना आ सके। आप सब लोगों ने इतने दिनों में अलग अलग कारनामे पढ़ना प्रारंभ किए होंगे, अब तो सारे अल्फा न्यूमरिक नंबर्स आ गए। इन लोगों ने क्या किया है, मोडस ऑपरेंडी देखिए। सबसे पहला काम, आपने सुना होगा कि जिन कंपनियों के छापे पड़े उन लोगों ने चंदा दिया। फिर जब धीरे धीरे अभी रिकॉर्ड निकल कर आ रहा है तो यह भी बात सामने आ रही कि चंदा देने के बाद भी छापे पड़े। पहले दृष्टिकोण में मैं भी हतप्रभ था ये सुनकर कि जब चंदा दे दिया तो छापे क्यों पड़े। तो अब बात निकल के सामने आ रही है कि वो जो प्रतिपक्षी दलों को जिन कंपनियों ने चंदा दिया था उन पर छापे पड़े, क्योंकि ये जानकारी सिर्फ भारत की सरकार के पास थी और एसबीआई के पास थी। अर्थात वो ये चाहते थे कि प्रतिपक्षी दलों को तो चंदा ना मिले और उनको चंदा मिले। अभी हमारा प्राथमिक आंकलन चल रहा है, उस आंकलन में हम कुछ 1-2 रोज में उसको डिस्क्लोज करेंगे अखिल भारतीय कांग्रेस कमेटी के स्तर पर। करीब करीब 4000 करोड़ रुपए के चंदे के एवज में 4 लाख करोड़ रुपए के प्रोजेक्ट्स भारत सरकार से कंपनियों को मिले हैं। पहली दृष्टि में 29 शेल कंपनियां ऐसी है जिन लोगों की शेयर वैल्यू लाइक 130 करोड़ है और 410 करोड़ रुपए चंदा दिया। ये दूसरी कैटेगरी की। तो फायदा सिर्फ यहीं तक नहीं था कि चंदा दिया और धंधा लिया और धमकी दी और चंदा लिया। बात यहां तक भी निकल कर आ रही है कि एक स्टील कंपनी ने इलेक्टोरल बॉन्ड खरीदे, उस बॉन्ड खरीदने के सप्ताह भर बाद उस स्टील कंपनी के लिए इंपोर्ट ड्यूटी इंपोज करके भारत में स्टील को, इंपोर्टेड स्टील को महंगा करके उसको लाभ पहुंचाने की कोशिश की। ये बात भी भविष्य में निकलकर सामने आएगी कि किन किन कंपनियों ने इलेक्टोरल बॉन्ड दिया और जीएसटी की काउंसिल में उनके जो हित प्रभावित होते थे उन हितों को साधा। ये भी बात अब देश के सामने आने वाली है। हमारे पैरों के तले जमीन खसक गई जब इतना भीषणतम भ्रष्टाचार, एक मुखौटा लगाए हुए आदमी जो कहता था न खाऊंगा न खाने दूंगा, उसने इतना व्यापक पैमाने पर भ्रष्टाचार किया है। और अंतिम समय तक कोशिश की गई सर्वोच्च अदालत के आदेश के बावजूद। एक और बड़ा आश्चर्य हुआ हमको, पहली बार ऐसा हमने सुना है कि अदालत में इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया, ये बात और जाननी जरूरी है कि ये मुकदमा 2017 से पेंडिंग था। इस मुकदमे में इसके पहले जो चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया थे उन्होंने 2019 के वक्त ये कहा था कि अभी चुनाव है, इसलिए आज इस पर फैसला कोई देने की अपेक्षा ये उचित होगा कि आज तक की जानकारी एक सील बम लिफाफे में राजनीतिक दल अपनी इंफॉर्मेशन इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया को दे दे। वो शायद 2 अप्रैल 19 का समय था। उसके बाद फिर सितंबर 23 में राजनीतिक दलों को के लिए कहा गया कि वो अपनी सीलबंद जानकारी इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया को दें। जब इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया को सर्वोच्च अदालत ने कहा कि आपके पास जो सीलबंद लिफाफे में इंफॉर्मेशन आई है कम से कम वो पोस्ट कर दीजिए, इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया ने टाइम बाय करने के लिए कहा कि साहब एक ही कॉपी थी, वो तो हमने सुप्रीम कोर्ट में जमा कर दी। मतलब आप आश्चर्य देखें कि किस हद तक ये कोशिश की गई अंतिम समय तक कि इस भीषणतम भ्रष्टाचार पर पर्दा डाला जाए। मगर आज हम सब लोगों के सामने वो सारी डिटेल है। कुछ ही दिनों में हम मैच करके ये बता देंगे कि कैसे मेगा इंजीनियरिंग या उसकी सब्सिडरीज या जो लॉटरी का धंधा करने वाली कंपनियां थी, किन किन कंपनियों ने भारतीय जनता पार्टी को पैसा दिया है और उसके बाद उनको कितने कॉन्ट्रैक्ट मिले। अंतिम
बात और बेहद महत्वपूर्ण बात मैं कहना चाहता हूं। भारतीय जनता पार्टी इतनी भयाक्रांत है कि वो राजनीतिक दलों का गला घोट कर ये चाहती है कि प्रजातंत्र की हत्या कर दी जाए। कांग्रेस पार्टी के अकाउंट्स को फ्रीज कर दिया गया है ताकि चुनाव के वक्त हम अपने जो उम्मीदवार हैं उनको उनका जायज जो चुनाव में खर्च होता है, या हम लोग जो पत्रकार वार्ता करके ट्रेन से, हवाई जहाज से या रोड के माध्यम से एक स्थान से दूसरे स्थान तक जाते हैं, या हमारे दफ्तर, हमारे कर्मचारियों की तनख्वाह, इन सब को किसी तरीके से रोक दिया जाए, इसलिए हमारे अकाउंट फ्रीज कर दिए गए। और कसूर क्या है? कसूर यह है कि 2017-18 का हमारा असेसमेंट जो हमको 31 दिसंबर 2019 तक सबमिट करना था, उसमें मात्र 14,40,000 रुपए जो हमने एक रिजोल्यूशन पास किया था कि हमारे मेंबर ऑफ पार्लियामेंट, हमारे इलेक्टेड रिप्रेजेंटेटिव्स एक मंथ की कम से कम अपनी तनख्वाह पार्टी को देंगे ताकि हम अपने पार्टी का काम सुचारू रूप से चला सकें। उस 14,40,000 रुपए के एवज में, क्योंकि 31 दिसंबर 19 तक हमको अपने रिटर्न्स फाइल करने थे और उसमें हमसे 40 दिनों की देर हुई, और ऐसा नहीं था पहली बार, राजनीतिक दलों में ये देरियां हुआ करती। उसका 1% लेवी का प्रोविजन है। आप इनकम टैक्स एक्ट का सेक्शन 234 देखिएगा, उसमें प्रावधान है बहुत बड़ी साधारण सी, और मैक्सिमम 10,000 रुपए तक वो होता है। उसकी तुलना में हम पे 100 गुना से अधिक पेनल्टी लगाई गई। 115 करोड़ रुपए हमारे अकाउंट्स में से डाइवर्ट करके भारत सरकार के खातों में डाल दिए गए, और 225 करोड़ रुपए से अधिक के पैसे हमारे अकाउंट्स को फ्रीज कर दिया गया। मैं भारतीय जनता पार्टी से पूछना चाहता हूं, वो राजनीतिक दल जिसका इतिहास रहा है, जिसने अपने चंदे के पैसे से धंधा किया है, बहुत प्रामाणिकता से ये बात कह रहा हूं कि एकमात्र कोई राजनीतिक दल है आजाद भारत के इतिहास में जिसने आम लोगों से चंदा लिया और उस चंदे के पैसे से धंधा किया। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी, पूछिए अपने राजनीतिक दल से, क्या केन स्टार नाम की कंपनी में आपके राजनीतिक दल ने इन्वेस्टमेंट नहीं किया था? क्या उस इन्वेस्टमेंट पे आपको कैपिटल गेन टैक्स का नोटिस नहीं मिला था? और उस समय कांग्रेस पार्टी की सरकार थी। हम चाहते तो आपके राजनीतिक दल की मान्यता ही समाप्त कर देते, लेकिन हमने राजनीतिक प्रतिशोध नहीं लिया। आपने उस गलती को स्वीकार किया, बाद में जब आप सत्ता में आए तो उसके एक्ट में ही आपने परिवर्तन कर दिया, लेकिन हमने प्रतिशोध की भावना नहीं रखी। आज लेवल प्लेइंग फील्ड होनी चाहिए। हार की हताशा में खड़ी भारतीय जनता पार्टी की सरकार प्रत्येक प्रांत में प्रतिपक्षी दलों को रोंद रही है। हम आपसे, आप प्रजातंत्र के चौथे स्तंभ हैं, आज सिर्फ और सिर्फ आपसे गुहार लगाने आए हैं। यह अकेली लड़ाई कांग्रेस पार्टी की नहीं है। इस प्रजातंत्र को बचाना है तो ये नैतिक दायित्व आप लोगों का भी है कि आप मुखरता से इनके खिलाफ आवाज उठाइए, और ये जो दमन चक्र और दमन तंत्र चला रखा है इसके खिलाफ मुखरता से बोलिए। कांग्रेस पार्टी और आप, हमारा सामूहिक दायित्व है कि हम इस प्रजातंत्र की रक्षा करेंगे। अगर आपके कोई प्रश्न हो तो मैं उसका। मेरा सवाल ये है, आपको जो मिला है 1,18 करोड़ रुपए, वो क्यों मिला, वो किस लिए मिला, वो ऐसा कोई आपको अपना हौसला आपने क्यों शेयर है, ये आपने क्यों उसे कैश करा लिया? इलेक्टरल बॉन्ड के अलावा क्या तरीका था? जब कोई केंद्र की सरकार ये कानून लेकर आएगी कि कंपनी इलेक्टरल बॉन्ड से चंदा देगी, तो किसी राजनीतिक दल के पास अगर कोई कंपनी इलेक्टरल बॉन्ड के थ्रू चंदा देती है और वो भी चंदे पर अल्फा न्यूमरिक नंबर नहीं है, ये राजनीतिक दलों को, कई राजनीतिक दलों को तो पता भी नहीं कि किस कंपनी ने चंदा दिया। सवाल इस बात का था कि कांग्रेस पार्टी पहले दिन से कह रही थी कि इस तरह की व्यवस्था ठीक नहीं, और ऐसा नहीं है। जब कंपनी एक्ट 1956 बना उस समय कोई प्रावधान नहीं था, लिमिट नहीं थी, लेकिन 1960 में ये बात तय कर दी गई, उसके बाद एक्ट में अमेंड करके कि मैक्सिमम 25,000 रुपए या 5% मुनाफे का कंपनी चंदा दे सकती है। असीमित क्यों किया? और ये कांग्रेस पार्टी ने नहीं,
दोनों संवैधानिक संस्थाओं ने भी इस बात को, और हमने कहा फ्रीज कर दीजिए, सारे राजनीतिक दलों के अकाउंट को फ्रीज कर दीजिए, मगर लेवल प्लेइंग फील्ड होनी चाहिए ना। आप मुझसे तो अपेक्षा करें कि मैं नहीं खर्च करूं और भारतीय जनता पार्टी 8,000 करोड़ रुपए खर्च करे। उनके 500 स्थानों पर 5 सितारा कार्यालय बन गए और 300 पर काम चल रहा है। आजादी के बाद कांग्रेस पार्टी अधिसंख्य समय सत्ता में रही। आप बताइए कि जो कोई राजनीतिक दल 1,000-1,500 करोड़ रुपए और आपने 7 साल में 8,000 करोड़ रुपए, और ये तो सफेद पैसा है, काले की तो बात ही नहीं कर रहा हूं, जिससे देश भर में सरकार की खरीद फरोख्त कर रहे हैं और गिरा रहे हैं सरकार, उसका तो प्रश्न ही नहीं है। लेकिन फिर भी हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष माननीय मल्लिकार्जुन खड़गे जी ने कहा है कि तुरंत सारे, अगर आपने इलीगल है तो भारत की सरकार सारे अकाउंट को फ्रीज कर दे, मगर आपका भी फ्रीज हो। ये इलेक्ट्रॉल बॉन्ड आपने बताया सबसे बड़ा घोटाला है, तो इसको लेकर कांग्रेस आगे क्या करेगी नंबर 1? तो जब आर्थिक संकट है तो चुनाव कैसे लड़ेगा? देखिए, चुनाव हम पूरी प्रतिबद्धता से, पूरे हौसले के साथ लड़ेंगे। एक बहुत महत्वपूर्ण बात और बताना चाहता हूं। मैं जब उत्तर प्रदेश आया पहली बार यहां, तब मेरे दफ्तर के बाहर एक नारियल पानी बेचने वाला लड़का, उस नारियल पानी बेचने वाले लड़के ने क्राउड फंडिंग में 100 रुपए दिए। तो मैंने हमारे कोषाध्यक्ष महोदय से पूछा, मेरा बड़ा दिल भर आया कि बहुत छोटे से एक कार्यकर्ता ने हमारे जो नारियल पानी का ठेला लगाता है 100 रुपए दिए। तो मैंने उनसे पूछा, मैंने कहा सर उसने 100 रुपये, तो उन्होंने चौंकाने वाली जानकारी, उन्होंने कहा हमारे क्राउड फंडिंग का 90% से ज़्यादा पैसा 100 रुपये से नीचे, वो भी सारे 25 करोड़ रुपए उन्होंने जब्त कर लिए। तो हम हौसलों से उड़ान भरेंगे। उन्हें गुमा है कि मेरी उड़ान कम है, मगर मुझे यकीन है कि ये आसमान पर है। मैं पूरे हौसले के साथ। सर, एक सवाल और है। कल जब कांग्रेस की दिल्ली प्रेस कॉन्फ्रेंस हो रही थी, वहां पे ये बोला गया था राहुल गांधी जी की तरफ से और भी जो के साथ में, वो ये कह रहे थे कि जो फ्रीज कर दिए गए अकाउंट का हम विज्ञापन भी नहीं पब्लिश कर पाएंगे और सोशल मीडिया में जो भी स्पेंड करना चाह रहे हैं, एडवर्टाइजमेंट करना चाह रहे हैं, तो पार्टी की पब्लिसिटी वगैरह जब सब, तो अभी ये सब एकदम से सब पे रोक लगा दिया गया, पार्टी के अकाउंट फ्रीज कर दिए गए। आप लोग किसी प्रेस कॉन्फ्रेंस की जगह जगह बता रहे हैं, हम लोग सोशल मीडिया के जरिए भी भाजपा सरकार की जो आलोचनाएं जो हम लोग लगातार कर रहे हैं, बहुत सारे जो यूट्यूबर्स हैं बीजेपी के जो गलत फैसले हैं उनका हम लोग विरोध कर रहे हैं, लेकिन इसको बड़ा मतलब जन अभियान कैंपेन कैसे बनाया जाए, क्योंकि अभी गाँव में बहुत सारा लोगों को मालूम नहीं है, तो आप लोग ब्लॉक स्तर पे मतलब तहसील स्तर पे इसको कैंपेन को बहुत बड़ी कैसे बनाएंगे? ये हम अपने कार्यकर्ता तक तो ये बात पहुंचा ही रहे हैं, मगर हमारी उम्मीद अब आप लोगों से है, चित्तौड़ जिले में जो अंतिम उम्मीद है, और उत्तर प्रदेश के माननीय हमारे अध्यक्ष जी ने निर्णय लिया है और अनिल जी ने, सबने सामूहिक निर्णय लिया है राय साहब ने, कि हम सारे उत्तर प्रदेश के जिलों में इसकी पत्रकार वार्ता करें और प्रत्येक कार्यकर्ता और वहाँ के नागरिक तक ये बात पहुँचाएंगे, ताकि लोगों को पता लगे कि कैसे एक राजनीतिक दल हजारों करोड़ रुपए अपने खाते में ले रहा है और दूसरे राजनीतिक दल के खाते फ्रीज कर रहा है। सर, बस एक सवाल और है। उत्तर प्रदेश में अभी तक बहुत ज्यादा मतलब लोगों में बड़ा कंफ्यूजन और बड़ा मतलब सस्पेंस बना हुआ है। कांग्रेस पार्टी के अभी तक प्रत्याशी नहीं आए हैं और बहुजन समाज पार्टी ने भी अभी तक कोई ऑथेंटिक प्रत्याशी नहीं उतारे, जनरल प्रभारियों के लिए कैंडिडेट उतारे जा रहे हैं। तो ये बड़ी र्यूमर्स चल रही है कि कांग्रेस और बसपा में कोई अंदर खाने बातचीत चल रही है क्या प्रत्याशियों को लेकर? देखिए, मैं किसी र्यूमर का जवाब नहीं दूंगा, मगर इतिहास को पढ़ने की कोशिश कीजिए। 2004 में बहुत सारे राजनीतिक दल उस गठबंधन के साथ नहीं आए थे। यही उत्तर प्रदेश में समाजवादी पार्टी, बहुजन समाज पार्टी हमारे साथ नहीं लड़ी थी। लेफ्ट के दलों की, राजनीतिक दलों की सरकार केरला में थी, त्रिपुरा में थी, वेस्ट बंगाल में थी, वहाँ समझौता नहीं हुआ था, आंध्र प्रदेश में हुआ था। लेकिन पोस्ट पोल अलायंस में 335 सीटों का दल कांग्रेस पार्टी और इंडिया का दल, जो जब यूपीए के नाम से जाना जाता था, वो बना था, जिसमें बहुजन समाज पार्टी और समाजवादी पार्टी। एक सवाल और सवाल